प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी विषय श्रृंखला में मैं रीना ढिल्लों आपका स्वागत करती हूँ। इससे पहले हम अतीत में दबे पांव चैप्टर कर चुके हैं और आज हम करेंगे सिल्वर वेटिंग। ये वितान भाग 2 का पहला ही पार्ट है। ठीक है। इसके लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी और इनका जन्म है 1935 ईस्वी में। और जो इसमें मुख्य पात्र हैं वो है यशोधर पंत। शॉर्ट फॉर्म में आपको वाई डी पंत मिल जाए तो वो इनका ही शॉर्ट नेम है। ठीक है, कि यशोधर पंत, वाई डी पंत एक ही बात। उनका विवाह हुआ था 6 फरवरी 1947 को। तो जो ये पाठ है उस पाठ में बताया गया है कि आज 25 साल हो गए हैं उनकी शादी को। तो जो उनके जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं वो उनसे जो सिल्वर वेडिंग की पार्टी का की मांग करते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो आज मतलब उसकी जो शादी के 25 वर्ष पूरे हो गए हैं और उसी के ऊपर ये पाठ है, तभी तो उसका नाम पड़ा है सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग शादी के 25 साल बाद मनाई जाती है। आदर्श, अपना जो गुरु है, आदर्श है, वो किशनदा को मानते हैं। मतलब उनके ऊपर किशनदा का बहुत प्रभाव है। हर बात में वो किशनदा को फॉलो करते हैं, जबरदस्ती भी फॉलो करते हैं। उनका मन नहीं है लेकिन फिर भी किशनदा ऐसे करते थे तो वो स्वयं भी वैसा ही कर रहे हैं। उनका पूरा नाम है कृष्णानंद पांडे और ये आजीवन कुंवारे रहे थे। सबसे पहले इस पाठ में जो बातें आई हैं वो है कि ऑफिस में बाबुओं का आग्रह है कि भाई जो क्लर्क हैं, बाबू हैं, लिपिक हैं, अधीनस्थ कर्मचारी हैं, क्योंकि जो वाई डी पंत है वो तो सेक्शन ऑफिसर है। ठीक है, वाई डी पंत क्या है? एक सेक्शन ऑफिसर हैं। तो इनके जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं वो इनसे लड्डू, चाय, मट्ठी इनकी मांग करते हैं कि भाई आज तो आपकी सिल्वर वेडिंग है तो इसलिए पार्टी का आयोजन हो जाए। तो ये न चाहते हुए भी एक 10 का नोट उनको थमा देते हैं। तो उनके और आग्रह करने पर वो उनको 10-10 के 2 नोट और दे देते हैं और स्वयं उसमें शामिल नहीं होते हैं। वो चीजें उनको समहाउ इम्प्रॉपर लगती हैं। समहाउ इम्प्रॉपर इनका तकिया कलाम भी है। जहां कहीं भी इनको कुछ अनुचित लगता है ये इस वाक्य का यूज करते हैं, बार बार करते हैं। दिनचर्या पर किसनदा का प्रभाव, कि जो यशोधर बाबू हैं उनके जो दैनिक कार्यक्रम हैं उन पर किसनदा का अत्यधिक प्रभाव है। कि जो किसनदा थे वो तो आजीवन कुंवारे रहे, तो उनके पत्नी बच्चे नहीं थे, तो उनकी जो स्थिति थी वो अलग थी और यशोधर बाबू की स्थिति अलग है, परंतु फिर भी वो उनके पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं और उसी के कारण उनके परिवार में भी उनका मनमुटाव चलता रहता है। तो वो साइकिल पर ऑफिस जाते हैं तो उनके बेटे बेटी मना करते हैं कि आप साइकिल पर ऑफिस न जाया करें, क्योंकि साइकिल पर तो चपरासी जाते हैं जबकि आप एक सेक्शन ऑफिसर हैं। ठीक है, आपका बड़ा पद है तो साइकिल आपको शोभा नहीं देता है। और जो यशोधर बाबू हैं वो स्कूटर को निहायत बेहुदा सवारी मानते हैं कि भाई ये ना तो बारिश का बारिश के मौसम में काम आ सकता है, ना धूप में, ना सर्दी में, तो उसको वो बेहुदा सवारी मानते हैं। और भाई जो कार है वो लेने की उनकी हैसियत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वो अब पैदल ही ऑफिस जाते हैं। और बहुत जगह हमें कृष्णदा का प्रभाव उनके ऊपर देखने को मिलता है कि जैसे यशोधर बाबू मन से धार्मिक अथवा कर्मकांडी नहीं है, परंतु फिर भी वो डेली बिड़ला मंदिर जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं और जो रामलीला वाले हैं उनको अपने घर का एक कमरा भी दे देते हैं। ये सारी चीजें। और जो जनेऊ बदलने की परंपरा है उसको भी वो अपने घर पर करवाते हैं कुमाऊनियों को बुलाकर। तो ये किसनदा से उन्होंने सीखा है। और जो जल्दी उठना भी उन्होंने किसनदा से सीखा कि किसनदा कहते थे अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी एंड वाइज। तो इसी को फॉलो करते हुए उन्होंने जल्दी उठना भी शुरू कर दिया था। हाँ, जो किसनदा से ये मिले वो किस्सा देख लेते हैं एक बार कि वही जब यशोधर बाबू की माँ का निधन हो गया था तो उसके बाद ये अपनी बुआ के पास रहे थे। ठीक है, तो वहां इन्होंने मैट्रिक तक की परीक्षा वहां से पास की। उसके बाद ये दिल्ली आ गए। दिल्ली आ गए थे तो इनकी उम्र नहीं हुई थी सरकारी नौकरी की।
तो ये किशनदा से मिले। किशनदा ने इन्हें अपने रसोइये के रूप में रख लिया घर पे, और जब तक इनकी उम्र हुई तब तक इनको कुछ पैसे भी देते रहे, कपड़े वगैरह, और कि भाई ये पैसे आप अपने घर भेज दो, इस तरीके से उसका साथ दिया। और बाद में फिर अपने ही अंडर में नौकरी दिलवा दी। अ, ठीक है, तो इस प्रकार से किशनदा ने इसका बहुत साथ दिया था, और उसी की छाप इनके ऊपर हमें पूरे पाठ में दिखती है। ठीक है, अब है यशोधर का परिवार के सदस्यों के साथ संबंध है। तो पहले बता चुकी हूँ मैं कि जो पीढ़ी अंतराल है, ये हमें इस पाठ में देखने को मिलती है कि जो यशोधर बाबू हैं वो पुराने विचारों वाले हैं, और उनकी पत्नी व बीवी बच्चे हैं वो आधुनिक हो गए हैं। पत्नी भी मॉडर्न हो गई है कि भाई वो ऊंचे हील वाली सैंडल पहनती है, बालों में खिजाव लगाती है, खिजाव मतलब बालों को कलर करती है, डाई करती है, और लाली लगाती है, बगैर बाह का ब्लाउज पहनती है, रसोई से बाहर दाल भात खाती है। तो ये सब यशोधर बाबू को पसंद नहीं है, और वो उनको सान्याल बुढ़िया, चटाई का लहंगा, बूढ़ी मुंह मुहासे कहकर उनका मजाक उड़ाते हैं। उनकी बेटी का जो जींस वगैरह पहनना भी उन्हें पसंद नहीं है, कि जो बेटी है अनेक प्रस्तावित वरों को वो ठुकरा चुकी हैं, कि भाई उसकी शादी के लिए जो भी वर तय किया जाता है वो मना कर देती हैं। उसे भी जो उसका एक बेटा है, सबसे छोटा बेटा, उसकी तरह उसे भी अमेरिका जाना है, डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है। तो यशोधर बाबू के 3 बेटे और 1 बेटी है। 3 बेटों में सबसे बड़ा बेटा है भूषण, जो एक विज्ञापन संस्था में काम करता है, और उसकी जो तनख्वाह है वो 1500 प्रति महीना है। और ये तनख्वाह भी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर लगती है, कि पता नहीं मेरे बेटे में तो ऐसी काबिलियत है नहीं, परंतु किस बेस पे इसको इतनी तनख्वाह दी जा रही है। उनका जो मंझला बेटा है, मतलब बीच वाला दूसरा बेटा है, वो एलाइड सर्विसेज में नियुक्त हो गया था, परंतु उसमें उसका लिस्ट में सबसे नीचे नाम आया था, तो फिर भी उसने उसको ज्वाइन नहीं किया, और अब आईएएस की परीक्षा की तैयारी वो कर रहा है। तीसरा बेटा है, उसको पढ़ाई में अच्छा था, और स्कॉलरशिप पाकर वो अमेरिका चला गया है, और बेटी भी अब अमेरिका जाना चाहती है। तो घर में हर छोटी बड़ी बात को लेकर के झगड़े होते रहते हैं। बच्चे पिता की सुनते नहीं हैं, उसका कोई साथ नहीं देते हैं, और जिस कारण से वो ऑफिस से जो घर जाते हैं वो भी बहुत देर से जाते हैं, कि ज्यादा समय मेरा बाहर ही गुजरे। लगभग 5:30 का उनका ऑफिस होता है, बंद हो जाता है, परंतु वो घर लगभग 8:30 बजे तक पहुंचते हैं। ठीक है, अब है यशोधर जी की अभिलाषा, कि वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या इच्छाएं हैं। तो भी उनकी इच्छाएं हैं कि जो मैं दूध लाता हूँ, ठीक है, वो बच्चे मेरा दूध लाना छुड़वा दे, स्वयं लेकर आए। ठीक है, डिपो से कोयला लाता हूँ, और राशन लाता हूँ, सदर बाजार से दालें लाता हूँ, पहाड़गंज से सब्जी लाता हूँ। तो ये सारी चीजें बच्चे अब खुद करें। जैसे जो एक डिस्पेंसरी है, उससे जो मैं दवाई लेकर आता हूँ वो भी मेरी बंद करवा दे और स्वयं लेकर आए, मेरा साथ दे। और अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो मेरी सलाह जरूर लें। ये नहीं कि मेरी बात को वो पत्थर की लकीर माने, परंतु मेरी जो सलाह है वो तो ले ही सकते हैं, मुझे बता ही सकते हैं। जैसे फ्रिज लाया भूषण, उसमें घर में पर्दे लगवाए गए, टेलीविजन आया, तो ये सब चीजें जब भूषण घर में लाता है तो यशोधर को ये अच्छा नहीं लगता, और वो उससे चिढ़ने से लग जाते हैं कि इसने तो इसको अपना घर समझ लिया है, और मेरा अब इस पर कोई अधिकार नहीं है। तो वो ऐसा सोचते रहते हैं, और मन ही मन में दुखी होते रहते हैं। ठीक है, अब है सिल्वर वेडिंग का आयोजन, कि जब उनकी 25वीं वर्षगांठ है आज, तो जब वो सुबह ऑफिस के लिए गए थे तो घर में कोई चर्चा नहीं थी, परंतु जब वो घर लौटते हैं, 8:30 बजे घर पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि उनका घर है वो सजा हुआ है, पहचान ही नहीं पा रहे हैं। देखता है कि जो नेम प्लेट लगी हुई है वो तो वाईडी पंथ की लगी, अर्थात है तो मेरा ही घर। तो उनकी स्थिति उस समय सुदामा की जैसी स्थिति हो जाती है, कि जिस प्रकार से सुदामा द्वारका से वापस आए थे कृष्ण से मिलकर, तो उनकी झोपड़ी का महल बन चुका होता होता है।
तो ऐसे ही यशोधर बाबू की भी स्थिति हो गई है कि उनका जो घर है वो आज चमक रहा है, उसमें झालरें लगी हुई हैं, रंग बिरंगे कागजों के फूल लटकाए हुए हैं। तो वो अंदर जाकर, और बाहर स्कूटर और कारें भी खड़ी हैं, कुछ लोग विदा हो रहे हैं। तो वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि पूरी जो पार्टी का आयोजन चल रहा है, और वहां पर केक है, 4 प्रकार की मिठाई है, नमकीन है, फल है, कोल्ड ड्रिंक्स है, विस्की है। और बेटी उनको कहती है कि आप आइए और केक काटिए। तो वो केक काटना भी पसंद नहीं करते, परंतु बेटी के आग्रह पर, कि किसनदा कहते थे स्वयं को समझौता करना भी आना चाहिए, तो उसके कहने पर वो मतलब अनमने मन से और केक काट देते हैं, परंतु खाते नहीं है। बेटी कहती कि आप खा लीजिए, तो वो मना करते हैं, कहते हैं कि इसमें अंडा होता है, मैं नहीं खाऊंगा। और जब ज्यादा ही उससे आग्रह किया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है कि खा लीजिए, तो वो कहते हैं कि मैंने अभी संध्या नहीं की है। और वो जो संध्या करते हैं, शाम को जो पूजा पाठ करते हैं वो करने चले जाते हैं। और आज वो कुछ ज्यादा ही समय लगा देते हैं कि ताकि जो मेहमान आए हुए हैं वो चले जाएं। और उनको उस समय किसनदा की बहुत ज्यादा याद आती है, कि एक मित्र ने बताया था कि किसनदा की जो मृत्यु थी वो जो हुआ होगा से हुई थी, कि जब तक वो यहाँ रहे, सरकारी क्वार्टर में रहे, उसके बाद वो पुश्तैनी घर में चले गए थे। और वहां जाकर के 1 साल बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। कि जिस किसनदा ने इतने लोगों का साथ दिया, इतने जो बच्चे आते थे गांव से, उनको अपनी छत्र छाया में रखा, परंतु जब उसको सहारे की आवश्यकता पड़ी तो कोई भी उसका साथ नहीं दे पाया, और वो अपने गांव चले गए, और गांव में उनकी मृत्यु हो गई। कारण पूछा गया तो उसने कह दिया जो हुआ होगा, अर्थात जो हुआ होगा से उनकी मृत्यु हो गई। कि बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं था, कोई सेवा पानी करने वाला नहीं था, उस वजह से वो जल्दी ही चल बसे। हाँ, तो भाई वो संध्या करते हैं तो आज ज्यादा समय लगाते हैं, और किसनदा से उनकी मन ही मन बात चलती है। इसी बीच उनकी पत्नी आकर उन्हें झिड़की लगाती है, डांटती है कि बाहर मेहमान है, वो जाने की तैयारी में है, और कुछ तो चले भी गए हैं, और आप एक यहाँ बैठे हैं। तो वो उठकर आते हैं और सोचते हैं कि मेहमान तो चले ही गए होंगे, तो वो गमछा पहन करके, गमछा जो तौलिया लपेट कर ही बैठक में आ जाते हैं। इस पर उनकी जो बेटी है वो नाराजगी व्यक्त करती है कि आप गमछा पहनकर ही आ गए। तो वह भी अपनी बेटी को डांटते हैं कि तुमने क्या पहन रखा है। उसने जींस और बिना बाह का टॉप पहना हुआ था, तो वो उसे मतलब व्यंग्य करते हैं उसके ऊपर। उसके बाद जो भूषण है, वो अपने पिता के लिए ड्रेसिंग गाउन लाया है, ऊनी ड्रेसिंग गाउन, जैसा कि सनदा पहनते थे। कि सनदा हाथों में छड़ी रखते, पैरों में खड़ाओ, सिर पर विलायती गोल टोपी और ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहनते थे। तो वैसा ही ऊनी ड्रेसिंग गाउन भूषण अपने पिताजी के लिए आज लेकर आया था उनकी सिल्वर वेडिंग पर। हाँ, तो ये आयोजन चल रहा है वहां पे, और ये जो प्रेजेंट खोले जा रहे हैं, जो मेहमान लाए थे वो भी खोले जा रहे हैं, तो वो खोलते ही नहीं है, कहते हैं कि बच्चों को कहते हैं कि तुम ही खोलो और तुम ही नहीं इस्तेमाल करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। परंतु बेटे के कहने पर कि ये ऊनी ड्रेसिंग गाउन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और जरा पहन कर दिखाइए। तो बेटी उनका कुर्ता पायजामा ले आती है, और वो ऊपर से ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहन लेते हैं। और जैसे ही वो उसको पहनते हैं, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि आज मैं मतलब किसनदा के जैसा हो गया हूँ, उनके जैसे मैंने पोशाक पहन ली है। और इसके साथ ही उन्हें एक बात चुभ जाती है भूषण की, कि जब भूषण ने ये कहा कि आप जब दूध लेने जाते हैं तो फटा पुलोवर पहन के जाते हैं, अब से ये गाउन पहन कर जाइएगा। तो ये बात उसको इसलिए चुभी कि बेटे ने ये नहीं कहा कि दूध मैं लाके दे दिया करूंगा, अब आपकी उम्र नहीं है, आप आराम कीजिए। जबकि उसने कहा कि जब दूध लेने जाओ तो इसको पहन कर जाना। ठीक है। तो यशोधर बाबू के तकिया कलाम वाक्य हैं सम हाउ इम्प्रॉपर और जो हुआ होगा। सम हाउ इम्प्रॉपर का प्रयोग वो उस जगह करते हैं जब उन्हें कुछ अनुचित लगता है। ठीक है, जो भी उसको अनुचित लगता है, गलत लगता है,
वो उसकी जगह इस वाक्य का प्रयोग कर देते हैं। और एक करते हैं वो जो हुआ होगा वाक्य का प्रयोग, ये करते हैं किसनदा की मृत्यु के संदर्भ में कि उनकी मृत्यु जो हुआ होगा से कैसे हो सकती है। ठीक है, तो भाई इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। इसमें कुछ नाम आए हैं वो और मैं बता देती हूँ। जो उनके ऑफिस के जो बाबू हैं, वो एक तो है चड्डा और दूसरा है मेनन। ठीक है, एक उनकी जो पत्नी है, यशोधर बाबू की पत्नी है, उनके चचेरे भाई का नाम आया है जिसका नाम है गिरीश। ठीक है, और गिरीश से मुलाकात आयोजन के समय होती है। जब वो घर पहुंचकर कहते हैं कि हम कब से ये, यशोधर बाबू कहते हैं कि हम कब से ये सिल्वर वेडिंग मनाने लगे, तब वो कहता है कि जब से आपका बेटा प्रति माह 1,500 रुपए कमाने लगा है तब से। ठीक है, यशोधर बाबू सिल्वर वेडिंग मनाना अ, गोरे साहबों के चौचले मानते हैं। गोरे साहब अर्थात अंग्रेजों के चौचले, कि भाई भारतीय परंपरा में ऐसा नहीं है, लेकिन बच्चों के कहने पर वो केक काटते हैं फिर बाद में। ठीक है, तो गिरीश वो हो गया, उनका साला हो गया। ठीक है, उनका संबंध उससे। और फिर एक आते हैं चंद्रदत्त तिवारी, ये यशोधर बाबू का भांजा है। ठीक है, और एक जनार्दन जोशी नाम आया है। ठीक है, जब बिड़ला मंदिर में वो प्रवचन सुन रहे होते हैं, तो वहां एक नाम उनकी कानों में पड़ता है, जनार्दन। तो उससे उनको अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आ जाती है, जो अहमदाबाद में है और बीमार भी हैं। यशोधर बाबू उनसे मिलने जाना चाहते हैं, परंतु उनके जो पत्नी व बच्चे मना कर देते हैं कि आप वहां न जाएं। ठीक है, आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैंने एक बार बताया है, दोबारा आप इस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे तो आपके दिमाग में कहानी बन जाएगी, एक चित्र बन जाएगा यशोधर बाबू का कि वो किस तरीके के इंसान है, उनके विचार कैसे हैं। तो आपको समझ में आ गया कि भी उसके जो विचार हैं वो पिछड़े हैं। ठीक है, और जो आधुनिकता का वो बहिष्कार करते हैं, परंतु पूर्णता से आधुनिकता का बहिष्कार करना सही नहीं है। यदि आपकी राय पूछी जाए कि भाई वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो देखिए आधुनिकता की हर चीजें बुरी नहीं है, और जो हमारी परंपराएं हैं, पुरानी रीति रिवाज हैं, वो सारे अच्छे नहीं हैं। ठीक है, दोनों में सामंजस्य करके ही हमें चलना होता है। तो समय के साथ बदलाव जरूरी है, अन्यथा हम पिछड़ जाएंगे। धन्यवाद।